नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो पिछले दिन यानी 28 मई 2023 को आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का जो है एग्ज़ाम संपन्न हुआ। तो मैं वीडियो जो है कल शाम को ही लाने वाला था, बट हेल्थ इशू की वजह से ये वीडियो जो है नहीं आ पाया। बाकी अभी हम आए हैं, देर आए हैं, बट एक अच्छा एनालिसिस हम लोग करेंगे। अब देखिए, एनालिसिस आखिर ज़रूरी क्यों है किसी भी एग्ज़ाम का। मैं यूपीएससी का ही नहीं बात कर रहा हूँ, स्पेशली जो यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो ज़रूरी ही है। लेकिन साथ साथ कोई भी स्टेट एग्ज़ाम वगैरह भी आप देते हैं तो वहाँ भी एनालिसिस ये आपके लिए महत्वपूर्ण जो है हो सकता है। क्योंकि सारे एग्ज़ाम में अब देखिए अपना वो पैटर्न जो है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदल रहे हैं। तभी हम लोग यूपीएससी का टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ देख रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग 12-13 करीब टेस्ट सीरीज वगैरह भी देखे थे। एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछा था, कम्युनिटी जो है एक पोस्ट आपको मिला होगा कि आप कौन सा टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग वोटिंग किए हैं, लगभग 250 लोग। आप लोग जो लोग भी चैनल पे हैं अभी, तो उस पे ज़रूर अपना वोटिंग कर लेंगे। 4 ऑप्शन है, आप लोग अभी आगे क्या चाहते हैं। बाकी यहाँ पे जो है आपके लिए काम हम करते रहेंगे। तो एनसीईआरटी वाली जो बैच की अगर बात करें तो आपका स्टार्ट रहेगा, वो हेल्थ इशू की वजह से आज नहीं हो पाया। कल से उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, बाकी बहुत सारा चीज़ हम लोग एक प्रोसेस वाइज करेंगे। तो आज इस एग्ज़ाम के बारे में हम एक एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, किसके लिए? जो भी 2024 का यूपीपीएससी लिखने वाला है, यूपीएससी लिखने वाला है या यूपीपीएससी लिखने वाला है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ साथ हम लोग थोड़ा कटअप के ऊपर भी बात करेंगे, बट ये क्या होता है, कटअप एक अनुमान ही होता है। और एनालिसिस जो है आपको एक दिशा देगा, आपका एक मार्गदर्शन देगा आपको कि आप जो है किस दिशा में अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। आखिर क्वेश्चन इस बार कैसा पूछा गया है, ठीक है? तो जनरली अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज अगर ट्रेंड देखा जाए यहाँ पे, तो आपको जो है पॉलिटी से, यानी सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पॉलिटी से जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं लगभग, तो देखेंगे तो 11 से जो है 12 क्वेश्चन मान सकते हैं पॉलिटी से। इसके अलावा आपका इकोनॉमिक से जो है यहाँ पे 17 क्वेश्चन देखने को मिला है। करेंट अफेयर अगर देख लेंगे, अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा एनालिसिस किसी किसी का अलग हो सकता है। क्योंकि देखिए बहुत सारा करंट अफेयर जो होता है इकोनॉमी से अपडेटेड भी होता है, तो कुछ लोग इकोनॉमी में उसको ऐड करेंगे, कुछ एग्जैक्ट जो है करंट अफेयर में, तो थोड़ा सा डाटा अलग हो जाएगा। इसके अलावा जो बात करें हम साइंस एंड टेक की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको लगभग 8 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप पेपर देखे होंगे अभी तक। यहाँ से देखेंगे लगभग लगभग आपको 35 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, केवल इन जो है 2 सेक्शन से, तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हिस्ट्री का हम बात करते हैं, हिस्ट्री में आप आर्ट एंड कल्चर जो है इंक्लूड अगर कर देते हैं, तो यहाँ से भी आपको जो है मान के चले तो 13 से जो है 14 क्वेश्चन यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें आप देखेंगे तो एनिशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। वैसे तो आर्ट एंड कल्चर जो है एनिशियंट का ही एक तरह से पार्ट है। तो मेजरली देखें तो यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन जो है पूछा नहीं गया है, और ज़बरदस्ती एक आध क्वेश्चन हम बता सकते हैं आपको, ठीक है, कि ये पूछा गया है। बाकी मान के चले तो यहाँ पे एनिशियंट पे फोकस किया गया है। जो पहले देखेंगे आप, एनिशियंट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, इधर कुछ वर्षों में एनिशियंट हिस्ट्री पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें, आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप से भी 4-5 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ये लगभग एक आपके लिए एनालिसिस है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक वेटेज जो है सब्जेक्ट वाइज, बाकी अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे, ताकि इससे लोग अधिक से अधिक लोग जो है इससे लाभान्वित हो सके। अब एनालिसिस करने का मेरा पर्पस है कि आप देख ले कि एरिया जो है किस एरिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आखिर क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है, और अपने तैयारी को जो है किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली जो है दिखा होगा कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं, हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इस पे आपको विशेष तौर पे जो है काम करने की ज़रूरत है। बाकी एज इट इज जैसे पहले आता था क्वेश्चन, वैसे ही लगभग वेटेज है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो डिस्कशन होगा आपका इंग्लिश एज वेल एज हिंदी होगा, तो यहाँ पे जो है पैरेलली ध्यान देंगे, तो एक तरफ लेफ्ट साइड में आपको हिंदी में क्वेश्चन और राइट साइड में अंग्रेजी में दिखेगा, तो दोनों लैंग्वेज वाले को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लेक्चर को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर देंगे, और यदि
आपका कोई डिमांडिंग टॉपिक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। बताया है कि जो भी कथन है इसमें से कितने कथन सही है, ठीक है? अब इस तरह के जो है बहुत सारे क्वेश्चन अब की बार पूछे गए हैं। लगभग मान के चले तो कम से कम 45 क्वेश्चन है यहाँ पे, 100 में बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया है। केवल 1 युग्म सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो यहाँ पे जो है एलिमिनेशन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे कारगर नहीं रहा है। एलिमिनेशन हम लोग कहीं-कहीं लगा सकते हैं, बट हर एक जगह आपका एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपका जो भी जानकारी के ऊपर आपका कितना ज़्यादा भरोसा है, यानी कितना ज़्यादा जानकारी को लेके आप जो है सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं कि हाँ, बिल्कुल यही होगा, वही आपको ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहला यहाँ पे ये ज्योग्राफी वाला सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये जो है आपको सेट ए है, ठीक है? तो जिनका सेट ए है वो डायरेक्टली मैच कर लेंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में हम और सबसेट वगैरह का भी आंसर आपको अपलोड कर देंगे और ये पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिंक उसका दिया रहेगा और जो लोग टेस्ट सीरीज वगैरह देखना चाहते हैं वो जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड किया गया है यूपीपीएससी, इसके अलावा यूपीएससी का भी आपको टेस्ट सीरीज अपलोड किया गया है। इसके अलावा जो है आपको जो है करंट अफेयर का भी लेक्चर जो है बिल्कुल रिवीजन पर्पज से आप एमसीक्यू अपलोड किया जा रहा है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी वाले बैच में यदि आप इंटरेस्टेड है तो उसके लिए अलग टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जाके आप ऐड हो सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, झेलम नदी जो है बुल्लर झील से होकर गुजरती है। कृष्णा नदी सीधे जो है कोलोरी झील का भरण करती है। गंडक नदी जो है इसका विसर्पण कांवर झील में निर्मित हुआ है। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है? अभी हम क्वेश्चन बना के आंसर बता के हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आपको एक एनालिसिस बता देते हैं। जैसे देखिए जनरली क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया आपको, ये भारत का भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें भी कहाँ से पूछा गया, आपका नदी तंत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। और नदी तंत्र से आप देखेंगे तो हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब नदी तंत्र में एक दो फैक्ट आप याद करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। अब नदी कौन कहाँ से निकल रही है और उस नदी पे कौन कौन सा आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है? उस नदी पे कौन कौन सी झील है, देखिए जैसे यहाँ पे झील पूछा गया है, ठीक है? उस नदी पे कोई प्रोजेक्ट बना है वो भी पूछा जा सकता है। नदी से रिलेटेड जो है आपको कोई भी फैक्ट है, अगर उसको मतलब इसके परिधि में कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो वो पूछा जाएगा आपसे। तो ये अपना दिमाग में सेट कर ले कि ये टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे रेडी करके रखना होगा। अब ये जो है आपको ये भारत का भूगोल से पूछा है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी पूछा जा सकता है। तो आप दोनों जो है वर्ल्ड में चाहे इंडिया में, दोनों जो है आप ये टॉपिक रेडी कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा, देखिए झेलम नदी बुल्लर झील से होकर गुजरती है, आपको पता है ये बात, ठीक है? ये स्टेटमेंट तो सही है। यहाँ पे गंडक नदी का ये जो 20% कांवर झील से होकर निर्मित होता है, यानी बात कर रहा है मेंडरिंग ऑफ जो है गंडन रिवर जो है फॉर्म जो है कांवर लेक। आप देखे होंगे कि नदियाँ जो है कभी-कभी ऐसे जो है बहती है और इसी बहने के क्रम में अपना जो है डायरेक्शन बदलते रहती है और इसी डायरेक्शन बदलते क्रम में इसमें क्या हो जाता है, आपको झील वगैरह का भी निर्माण हो जाता है। तो ये गंडक नदी से ही झील वगैरह का निर्माण हुआ है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। ये जो कृष्णा नदी सीधे कोलोरी झील के भरण करती है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपका सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल जो है 2 यानी ओनली 2। सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा गया था, स्टेटमेंट 2 दिया गया था। झेलम रिवर जो है पासेज थ्रू द वुलूर लेक, ठीक है? वुलर झील हो गया। कृष्णा रिवर जो है डायरेक्टली फीड द कोलोरी लेक को डायरेक्टली फीड करती है, तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए कृष्णा रिवर इसमें देखेंगे तो कोलेरू लेक में बहुत सारी नदियां यहाँ पे फीड करती है, ठीक है? और तीसरा स्टेटमेंट हम लोग देख लिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए ये भी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है और यहाँ पे पतन और पोर्ट दिया है और जिस रूप में ये विख्यात है वो दिया है, ठीक है? यहाँ भी सेम वही बताना है कि बताइए कितना जो है आपको सही सुमेलित है। एक तरफ पोर्ट है, एक तरफ हम लोग इसके लिए किसको जानते हैं। अच्छा, जो लोग ये पेपर नहीं दिए होंगे तो आप लोग चाहे तो पैरेलली जो है अटेम्प्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पहला है यहाँ पे देखिए, कामराजर पोर्ट भारत में जो है एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन है। दूसरा है मुद्रा पोर्ट, भारत में जो है निजी स्वामित्व वाली जो है सबसे बड़ी पतन है ये। तीसरा है आपका विशाखा जो है पट्टनम पोर्ट, भारत में सबसे बड़ा अद्यान पतन है, ठीक है? लार्जेस्ट जो है कंटेनर पोर्ट इन इंडिया है, ये दे रहा है विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में। मुद्रा के बारे में दे रहा है कि लार्जेस्ट जो है प्राइवेटली ऑन्ड पोर्ट ऑन इंडिया है। और आपका पहला काम राजर पोर्ट के बारे में बता रहा है कि फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर एज ए कंपनी। यहाँ भी सेम वही कहानी है, बताइए कितना इसमें सही सुमेलित है, ठीक है? देखिए पहला स्टेटमेंट अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपका सही है। यहाँ पे ये कामराजर पोर्ट भारत की एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला जो है
अच्छा देखेंगे तो एक पोर्ट आपका कैसा होता है, एक आपका नेचुरल होता है और एक जो हम लोग बनाते हैं ह्यूमन मेड होता है, कृत्रिम होता है यानी। ठीक है, तो ये कामराजर पोर्ट जो है आपका, ये भारत की एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है और पहला ये बनाया गया था। ठीक है, पहला ये बनाया गया था, यहाँ पे आपको ये बना हुआ है, मैप में आप देख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। मुद्रा पोर्ट के बारे में बोल रहा है कि भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपको, सही है। निजी स्वामित्व यानी आपको पता ही है कि मुद्रा जो है पोर्ट आपको निजी यानी प्राइवेटाइजेशन, ये अडानी के द्वारा जो है बनाया गया है, तो ये बिल्कुल ही सही है। विशाखापत्तनम पोर्ट भारत का सबसे बड़ा जो है अद्यतन पोर्ट है, यानी कंटेनर पोर्ट है सबसे बड़ा। ये सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा तो आपका कौन है, जेएनपीटी है, तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पे दो ही युग्म सही है, यहाँ पे जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पहले से जो मार्क किया गया आंसर उस पर ध्यान नहीं देंगे, अभी जो आंसर हम मार्क करेंगे वही जो है आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कि कितने जो है पर्णपाती वृक्ष हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 दिया है, जैक फ्रूट है, महुआ है। ठीक है, आपको पर्णपाती वृक्ष के बारे में यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला है कटहल, महुआ, सागौन। अच्छा, आपको पता होगा महुआ जो है अपना एक निश्चित समय पे क्या करता है, पर्णपाती का मतलब सिंपल क्या होता है, जो भी वृक्ष लगा हुआ है आपका, वो एक निश्चित समय पे अपना पत्ता क्या करता है, झड़ाता है, फिर नए पत्ते उसमें आते हैं। तो महुआ उसी कैटेगरी में है, सागौन भी है। लेकिन ये कटहल आप देखे होंगे कि हमेशा इसका पत्ता में आपको हरियाली ही देखने को मिलेगा जनरली, ये पर्णपाती में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो युग में सही सुमेलित होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, कितने कथन यहाँ पे सही है ये बताना है। फिर सेम देखिए वैसे ही है। अब ऐसे में क्या होता है, बिल्कुल बारीकी से ध्यान से पढ़ के, और अब ऐसा होगा कि आपको मान लीजिए दो आप यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ ध्यान देंगे क्या है, केवल एक है, दो है, तीन है, कोई अगर एक भी सही हो जाता है तो एक ऑप्शन तो एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर पाते हैं यहाँ पे, कि कोई भी तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि चीन के तुलना में जो है भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। पहला स्टेटमेंट ये दिया है। दूसरा ध्यान देंगे, और दूसरा क्या दिया है यहाँ पे, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। और तीसरा है चीन की तुलना में भारत में कृषि के प्रति हेक्टेयर औसत जो है उत्पादकता अधिक है। ठीक है, इनमें बताना है कि कितना कथन आपको सही है। ठीक है, देखिए तो ये पहला वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है तो बिल्कुल ही सही है, कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। ठीक है, कृषि योग्य क्षेत्र होगा तो सिंचित क्षेत्र भी आपका इसका अनुपात ज्यादा होना चाहिए, तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए। तीसरा देखें, चीन की तुलना में भारत में जो है आपको कृषि के प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादक अधिक है, ये बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको औसत उत्पादक अधिक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि भारत जो है टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। ठीक है, टेक्न यानी हम लोग जो है ज़्यादा टेक्निक का यूज नहीं करते हैं, तो टेक्नोलॉजी में क्या है, हम लोग थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं। यदि टेक्नोलॉजी में हम पिछड़े हुए हैं तो इसका मतलब तो ये नहीं होगा कि हमारा जो है उत्पादकता बहुत ज़्यादा हो। चीन हमसे जो है ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, आपको सब पता ही है। तो यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चीन में उत्पादन जो है ज़्यादा होता है। आप अभी कुछ दिन पहले हम एक वीडियो भी डाले थे, तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि उत्पादन भंडारण में जो है कौन सबसे आगे है। तो हम लोग वर्ल्ड वाइड भी देखे थे और इंडिया में भी देखे थे राज्य में, तो वहाँ पर हम लोग देखे थे बहुत सारे चीज़ में चीन जो है आगे है। दाल वगैरह के कुछ सेक्टर छोड़ दे तो वो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत का जो है प्रति उत्पादकता क्या है, अधिक नहीं है, तो यहाँ पे केवल दो हो सकता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर पे पुनर्वर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय में जो है सुविस्तृत कक्ष भूमि उत्पन्न हुई है। यही पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स ऑन सी लेवल गिविंग राइज द प्रेजेंट डे जो है एक्सटेंसिव जो है मार्शलैंड। अब यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है आपको कि कक्ष भूमि की उत्पत्ति होती है वर्तमान समय में, किसके कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इसके कारण कक्ष का रण का ही उत्पत्ति होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है,
बाकी जो है क्वेश्चन का स्तर अच्छा है आपका, बहुत ही बेहतरीन है। और सबसे टिपिकल जो है क्वेश्चन को बनाया गया है इसमें, कि आपका ओनली वन, एक युग्म सही है, दो युग्म सही है, वहां पे कोई भी एक फैक्ट यदि आप मिस करते हैं, ठीक है, तो आप जो है गलत करके आ जाते हैं। इस बार का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है प्रीवियस ईयर से यदि कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो है कट ऑफ देखेंगे तो डाउन ही जाएगा प्रीवियस ईयर से, ऐसा अनुमान है। देखिए अब क्या होता है। भारत में जो है कतिपय तटीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और जो है रूटाइल निम्नलिखित में से किससे जो है समृद्ध स्रोत है? किसका समृद्ध स्रोत है ये पूछा जा रहा है। देखिए कहाँ पूछा जा रहा है आपको? तटीय क्षेत्र में। तो तटीय क्षेत्र में यदि आप देखेंगे, यानी इसी की बात की जा रही है, जो तटीय क्षेत्र है अपना, ठीक है। तटीय क्षेत्र का आपका लंबाई लगभग पता होगा, 7,517 किलोमीटर है लगभग। और इसमें एल्मनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किस में जो है समृद्ध, किसका स्रोत है? ठीक है, तो ये जो है आपका टाइटेनियम का जो है समृद्ध स्रोत है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों का बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, किस देश द्वारा उत्पादित होता है? अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टॉपिक, कि आपका जो है उत्पादन भंडारण वगैरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले भी पूछा गया था, इस बार भी है, इंपॉर्टेंट है। मैं जब यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज करा रहा था, तो आपको एक लेक्चर उसके लिए यहाँ पे 20-25 मिनट का बना के दिया था, वो अभी भी आपका पढ़ा हुआ होगा। और वो लेक्चर काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब केवल उसी लेक्चर से आपका काम नहीं चलेगा, जहाँ भी आपको कोई डाटा इस तरह का दिखता है, ठीक है, जो भी अपडेटेड डाटा दिखता है, तो उसमें आप अपडेट कर लेंगे अगर, तो क्या होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर, अब कोबाल्ट से क्या होता है आपका? विद्युत मोटर वाहनों में बैटरी के निर्माण के लिए एक धातु होता है ये। और किस देश के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, ये पूछा गया है। तो ये कांगो जो है लोकतांत्रिक गणराज्य, इसके उत्पादन में सबसे आगे है। लगभग 70% यहीं पे इसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? सी बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से एक कांगो बेसिन का भाग है? ठीक है, पूछा गया कांगो बेसिन का आपका कौन सा भाग है? तो यहाँ पे कैमरून जो हो जाएगा, कांगो बेसिन का भाग हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 3 कथन दिया गया है, उपयुक्त में से कितने कथन जो है इसमें सही है? ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपको अब की बार यूपीएससी में जो है, मैं इनिशियल में बताया था कि बहुत ज़्यादा ही पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पहला स्टेटमेंट ध्यान देंगे आप। तो अमरकंटक पहाड़ी जो है बिंद और सह्याद्री श्रेणी के संगम पे है। ठीक है, अमर, ये लोकेशन वाला एक मैपिंग वाला ही क्वेश्चन हो गया, कि कौन सी पहाड़ी जो है किस लोकेशन में है। तो अमरकंटक पहाड़ी जो बिंद और सह्याद्री श्रेणी के संगम पे है, तो ये तो है नहीं आपका। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। विलिगिरिंगन जो है पहाड़ी सतपुड़ा जो है श्रेणी के लगभग पूर्वी भाग में है। ठीक है, ये पूर्वी भाग में भी स्थित नहीं है। सेचाचम पहाड़ी पश्चिमी घाट में सबसे दक्षिणी भाग पे है, तो ये भी नहीं है। तीनों ही यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी बन जाएगा। आगे देखिए, तो आप मैपिंग वगैरह, जैसे भारत इंडिया का आप मैप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैप पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ है, कौन से नदियों का उद्गम स्थल कौन है, ठीक है, इस तरह से जो है आप फैक्ट वगैरह रेडी रखेंगे, तो आपके लिए जो है सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। हम आखिर में बात करेंगे कि कैसे जो है अपने प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रख सकते हैं इस पेपर को देखते हुए, ताकि इस पेपर को जो है सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो। अब देखिए, यहाँ पे आपको 200 में 200 नंबर लाना नहीं है। यहाँ पे जो है स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। यदि 40 से 45 क्वेश्चन यदि आपका सही हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो जाता है, यानी 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, यदि 50 क्वेश्चन में आपका 45 भी यहाँ पे सही हो जाता है, तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है, चूंकि लेवल जो है क्वेश्चन का अच्छा है। भारत में कनेक्टिविटी परियोजना के बारे में बताना है। स्वर्णिम चतुर्भुज का आप लोग नाम सुने होंगे। परियोजना का अधित पूरब पश्चिम गलियारा डिब्रूगढ़ से सूरत को ओर जोड़ता है। त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में है, मोरे को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश को बनारसी को चीन के जो है कुनमिंग से जोड़ता है। अब ये जो है काफी पुराना प्रोजेक्ट है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय के सरकार का ये प्रोजेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो दिया है स्वर्णिम चतुर्भुज में, ये मान लीजिए इंडिया हो गया, ठीक है आपका। तो यहाँ पे जो है ईस्ट से ये वेस्ट की बात कर रहा है, और एक नॉर्थ से साउथ हो जाएगा आपका। ठीक है, ईस्ट से अगर वेस्ट आप देखेंगे, ध्यान देंगे, तो ये सीमांचल से जो है आपका, सीमांचल नहीं सिलचल है, सीमांचल में बोल दिया, ये जो सिलचल है, सिलचल से आपका पोरबंदर तक जोड़ता है।
ये वाला पाथ जो है, ठीक है, और इसका लेंथ लगभग शायद 3300 किलोमीटर करीब में है। और यदि आपसे नॉर्थ से अगर पूछ देता साउथ, ठीक है, तो आप सभी को पता ही है कि श्रीनगर को जो है कन्याकुमारी से जोड़ता था। ये आपका क्या हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया। इसको चारों को ऐड कर दिए तो, ठीक है, ये हो गया आपका स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ये आपका ईस्ट से वेस्ट पूछा था। तो ईस्ट से वेस्ट जो आपका है सिलचर से लेके पोरबंदर तक था। तो ये जो है डिब्रूगढ़ से लेके सूरत तक दे रहा है, तो डिब्रूगढ़ चूंकि वर्ड यूज कर दिया था, ये तो आपका गलत हो गया। त्रिपक्षीय जो है राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के चियांग जो है माई से जुड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। तीसरा देखें, नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा जो है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, उत्तर प्रदेश के जो है बनारसी को चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। अंग्रेजी वाले जो भी अंग्रेजी मीडियम वाले हैं पैरेलली आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं खास बताने का। तो बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चीन में जो है कुनमिंग को जुड़ता है। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, ये जो आपको कोलकाता से जो चीन के कुनमिंग को जोड़ता है, तीनों ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखिए तीनों, यदि अच्छा आपको पता चल गया था कि पहला जो है गलत है, ठीक है, तो पहला गलत है, तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा तीसरा ये तीनों गलत हो गया, तब आप क्या करेंगे, कोई भी नहीं है, ठीक है, इन तीनों इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। और इसलिए इस बार का पेपर क्या है, थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, यानी जो भी आपका जानकारी है बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए, और आपकी निगाहें जो है बिल्कुल पारखी होनी चाहिए। कोई भी तथ्य पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल क्या करें, उसको डेप्थ में स्टडी करने की कोशिश करें, और करेंट अपडेटेड करें जो भी आपके पास जीएस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी जब भी जहाँ पढ़ रहे हैं आप उसको करंट से जरूर अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख लेते हैं। ये भी अभी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन चल रहा है। एक कथन है, कारण दिया गया है, दो दिया है, बताया है कि कौन सा एक सही है। ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी पूछा जाता है। देखिए पहला क्या है, शिशुधानी जो हस्तनी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाई जाती है। अस्तनी वगैरह के बारे में आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, ये जो धरातल पर रहने वाला अस्तनी बोलते हैं। तो ये कह रहा है प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखे कंगारू वगैरह को, ठीक है, तो ये तो पाया जाता है, ये तो गलत हो गया पहला। दूसरा देखें, शिशुधानी अस्तनी केवल जो है परवक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं, ठीक है, ये दे रहा है कि इसी में पनप सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट आपको दिया था कि प्रकृति रूप से, तो नेचुरली अगर देखा जाए यहाँ पे, तो नेचुरली जनरली यहाँ पे तो पाया नहीं जाता है। वैसे हम लोग दूसरे देश से यहाँ पे लाके जो है रखते हैं, ठीक है, तो इसको सही मान लेंगे, ठीक है। नेचुरली दिया था, प्राकृतिक रूप से, वर्डों का बहुत महत्व हो जाता है। दूसरा देखिए, शिशुदानी स्तनी केवल जो है परवक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसको गलत मान लेंगे, पहला सही हो जाएगा। तो कथन एक सही हो जाएगा, लेकिन कथन दो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। यहाँ पे आप जो है एनालिसिस का मतलब देखिए जनरली होता क्या है, आप रेंज देखने की कोशिश करें कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शनल है इसमें, बाकी जैसे हम फिनिश करेंगे आपको बात करेंगे इसके ऊपर। देखिए अभी यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से देखते जाएं, ठीक है। 13 नंबर, ये हम लोग टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा बात किए थे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संक्रामक जीव जाति विशेष समूह, ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है। संक्रामक जीव जंतु का मतलब आप क्या समझते हैं, संक्रामक कोई जीव जंतु है, कोई पेड़ पौधा हो, तो इसका मतलब यही है कि मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, आप ला के कहीं जो है लगा दिए, अब ये पौधा जो क्या करेगा, अपना मल्टीप्लाई करने लगेगा, और अपना मल्टीप्लाई करके पूरे एरिया में ही फैल जाएगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे दूसरा कोई पौधा नहीं पनप पाएगा, यानी इसका क्या हो गया, यहाँ पे संक्रमण हो गया, फैलाव हो गया, पूरा फैल गया, ठीक है। तो इसी के बारे में जो है कौन ध्यान रखता है, इसके बारे में कौन बात करता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। देखिए तो इसके लिए जो है आपको कौन जिम्मेवार है पूछा गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो है आयुषीएन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, यही इसके बारे में बात करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, अब इस क्वेश्चन को भी आप क्या मान सकते हैं, ठीक है, इसको मॉडरेट मान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बाकी जो अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है आसान क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे,
ठीक है, आप पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही कर लेते, ठीक है, दूसरा भी मान लीजिए तीसरा सही कर लेते, इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आता, तो ये इसको आसान नहीं डिफिकल्ट में जो है काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो देखे वो भी डिफिकल्ट ही स्तर का था, अभी हम लोग देखे थे, ये भी आसान क्वेश्चन आपको नहीं था। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग शायद नहीं देखे हैं, सॉल्व नहीं किए हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे, भारत के अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद भी अपना अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। ठीक है, भारत के पास यूरेनियम निक्षेप है, लेकिन आपको पता है कि भारत में जो है विद्युत का उत्पादन सबसे ज्यादा किससे होता है? कोयला से होता है, तो बात सही है। भारत में देखेंगे तो लगभग जो है लगभग 70% मान लें, यानी 67% के करीब जो है कोयला से जो है विद्युत उत्पादन किया जाता है। मैक्सिमम जो है कोल बेस्ड प्लांट ही हैं यहाँ पे। दूसरा दिया है कि विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक जो है समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। अब ये थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है डिफिकल्ट हो गया। पहला तो स्टेटमेंट जो है चलिए आसान था थोड़ा सा, कि विद्युत उत्पादन का अधिकांश जो है कोयले पर निर्भर हम लोग करते हैं, ये सबको पता होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा कि कम से कम 60% समृद्ध जो है यूरेनियम का होना आवश्यक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कम से कम 60% होगा तभी जो है इसके वजह से जो है कोयला से हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, ये वजह नहीं है। अच्छा, जब भी आप कथन कारण वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड लगा लेंगे, ठीक है, तो आपको जो है डिफिकल्टी नहीं होगी। जैसे क्योंकि लगा ले, ये निर्भर करता है क्योंकि विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध जो है यूरेनियम होना आवश्यक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो दूसरा गलत है, तो यहाँ पे कथन केवल एक सही है। अब ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट ही कैटेगरी में आपका आ गया। ठीक है, दूसरे नंबर स्टेटमेंट की वजह से, तो यहाँ पे तो पहला सही है, लेकिन दूसरा क्या है आपको गलत है। ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा? सी बनेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन देख रहे थे? 12 देख लिए थे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 शायद देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित जो है प्राणी जात पे विचार कीजिए, 3 दिया गया है आपको। ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि कितने आमतौर पे जो है रात्रिचर हैं, यानी सूर्यास्त के बाद ज़्यादा सक्रिय जो है देखने को मिलते हैं, दिन में आपको जनरली ये देखने को नहीं मिलेंगे, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मलबारी जो सिवेट है ये तो रात में ही आपको एक्टिव होता है। सांबर हिरन जो है ये भी मैक्सिमम आपको रात में ही एक्टिव होता है। यहाँ पे सी पुक्षी मकाक ये जो है दिन में एक्टिव रहता है, रात्रिचर जो है नहीं है। तो यहाँ पे जो है दो सही हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बनेगा। हो सकता है देखिए इस क्वेश्चन में जो है कुछ हो सकता है कि एक आध कहीं एरर हो, बाद में अगर कुछ यूपीएससी जब अपना जारी कर देगा आंसर शीट, तो फिर एक बार हम लोग जो है उसको देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ऐसे अभी के लिए यही मानिए कि यही सही होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बाकी मैं कोशिश किया हूँ कि इसमें एरर ना रहे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है अपने सगे संबंधी को अपने खाद्य के स्रोतों की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य करता है? तो ये जो है थोड़ा सा अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप बना लिए होंगे। बाकी जो है क्वेश्चन जो है ये डिफिकल्ट ही कैटेगरी में इसको माना जाएगा, क्योंकि हर एक लोग जो है इतना ऑब्जर्व, ये बैगल डांस कौन करता है भाई, दोलन नृत्य, इसमें कौन से जीव जंतु है? जैसे पहले 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 वो जा रहा है और फिर एक क्या करता है, दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन जो है नृत्य करता है अपने खाद्य के लिए। ठीक है, यानी दूसरे को बताने के लिए, और फिर उस डायरेक्शन में वो लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सही ऑप्शन यहाँ पे आपका मधुमक्खी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। अभी हम लोग सब ज्योग्राफी से क्वेश्चन देख रहे हैं। भारतीय गिलहरी के बारे में बताना है। यहाँ पे 3 कथन दिया है, फिर बताइए कि कितने कथन इसमें आपको सही है। वो भूमि पे जो है बिल बनाकर अपने नीड का जो है निर्माण करती है। आपको पता है, आप गिलहरी को ऑब्जर्व किए होंगे, तो भूमि पे बिल बना के तो पेड़ वगैरह पर रहती है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। वे जो अपने भोज्य पदार्थ जैसे कि दृढ़ फलों, नट, बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है। आप कभी कभी ऑब्जर्व किए होंगे, तो ये गिलहरी जो है, आप कहीं मान लीजिए कोई अनाज वगैरह रखा होगा तो आप देखेंगे बार बार ये आती जाती रहती है। ठीक है, तो ये जो है ना कहीं अनाज जो है इकट्ठा करके रखती है, जमा करके रखती है भूमि के अंदर, ये सही है। ये सर्वभक्षी भी होती है। ठीक है, कभी कभी कीट वगैरह भी ये खा लेती है, तो सर्वभक्षी भी होती है। दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो है मान सकते हैं कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपके लिए ये आसान रहा था, यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, यहाँ भी आपको देखिए सेम वही है, बताना है कितना कथन सही है। कुछ सूक्ष्मजीव जो है जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। अब आपको क्वथनांक हिमांक वगैरह तो पता होगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है जल जो है खौलने लगता है। ठीक है, उसके बाद अपना स्टेज ही बदल देता है, द्रव से जो है वाष्प में बदल जाता है। क्या उसके ऊपर कुछ सूक्ष्मजीव वगैरह पनपते हैं क्या? तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है, ध्यान देने वाला ये। अब एग्जाम में वगैरह ये सब जो है जनरली दिखता नहीं है प्रेशर में, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन टेकल करना रहता है। अभी मैं बहुत आसानी से आपको बोल दूंगा, लेकिन एक ईमानदारी से बात करूँ तो ये सब दिखता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है,
अगर यहाँ पे कुछ वर्ड नहीं लिखता लिखता ऐसे कि सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक के ऊपर तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, तो हम इसको गलत कर सकते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो पनप सकते हैं। ऐसे जनरली देखते हैं कि वाटर को अगर हम बॉयल करेंगे तो हम लोग बात करते हैं कि वो उसमें प्योरिटी आ जाती है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो है नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ वर्ड यूज किया गया है, तो इसको सही माना जाएगा। कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक के नीचे भी आपको वातावरण में पनप सकते हैं, तो ये भी बात सही है। और कुछ सूक्ष्मजीव जो है 3 से कम पीएच वाले के अत्यंत अम्लीय वातावरण में भी पनप सकते हैं। वर्ड जो कुछ यूज किया गया है, तो थोड़ा सा यदि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यदि दिमाग अपना अगर इस वर्ड पे लग जाता तो इसको हम लोग सही कर सकते थे। बाकी क्वेश्चन जो है ये, इसको हम लोग मॉडरेट जो है बोल सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बाकी लोग जो कुछ वर्ड पे ध्यान दे दिए होंगे वो तो इसको सही किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वृक्ष का लकड़ी में लट्ठे में बने छिद्र में कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। तो ये जो आपको कौन है, ये आपको औरंग उटेन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उपयुक्त में से कितने को बनाने में होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एरोसेल में भी होता है, फोमेजेट, अग्नि जो है, मंदक, स्नेहक, यहाँ पे सारे चीज में ही इसका यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही सभी जो है आपका 4 युग्म हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है आपको लगातार जो है शुरू से लेके सेट ए में 20 क्वेश्चन दिया हुआ था। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया होगा, अब कोई आपको बताया कि ज्योग्राफी कम आया हुआ है। आप देख लिए यहाँ से 20 क्वेश्चन तो यही है, अब आगे इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसके आगे देखिए, आपको यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से जो है इकोनॉमी का क्वेश्चन आपको दिया गया है। इकोनॉमी में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको बनाया गया है। कुछ क्वेश्चन आसान भी है, लेकिन बहुत सारे डिफिकल्ट भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आधारित संरचना निवेश जो है न्यासों में जमा से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त किंतु लाभांश जो है कर योग्य है। दूसरा दिया है आपको यहाँ पे कथन दो, वित्तीय जो है परिसंपत्ति का प्रति जो है भूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूत हित का प्रबंधन अधिनियम 2002 के जो है इनवेल आईटीज के ऋण की मान्यता प्राप्त करती है। ठीक है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, इसमें बताना था जो आपको कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है देखेंगे तो कथन एक जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो भी आधारित संरचना होती है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट होता है ट्रस्ट द distributed to their investor is the exempted from tax but the dividend is taxable। यहाँ पे जो है इनको एग्जेम्प्ट नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि एग्जेम्प्ट दे दिया जाता है, तो इसलिए कथन गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि वित्तीय परिसंपत्ति का प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन प्रतिभूति हित प्रबंधन प्रवर्धन जो है आपका परिवर्तन अधिनियम 2002 के तहत जो है ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, तो ये सही है। यहाँ पे केवल कथन दो सही है और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कथन एक गलत है, कथन दो सही है। क्वेश्चन नंबर देखे 22, यहाँ पे भी आपको कोविड विश्व जो महामारी आया था उसके बाद हाल ही में विगत काल में पूरे विश्व में बहुत सारे केंद्रीय बैंक अपना ब्याज दर बढ़ा दिए थे, तो ये बात क्या है, सही है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो लगभग लगभग केंद्रीय बैंक अपना ब्याज दर बढ़ाए थे। भारत का केंद्रीय बैंक आपको पता ही है, आरबीआई हो गया। आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास जो बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने में समर्थ है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है स्टेटमेंट टू, सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटर जो है टेक द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स, यानी ये जो आपका कीमतें बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई उपभोक्ता कीमतों, इसको मौद्रिक नीति का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिकार करने में समर्थ होते हैं। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है आसान है, बिल्कुल इसको आसान हम बोल सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, ऐसा किया जाता है। आप ये कंसेप्ट पढ़े होंगे। ठीक है, आपको सिंपल सा बात है, जब जब जो है
बैंकों को जो है, जो भी केंद्रीय बैंक है उनको जो कंट्रोल लाना होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी अपना लेके आती है वो, और इस तरह से कंट्रोल भी कर लेती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, एक दूसरे का पूरक भी है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 23, हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 में आपका दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन दिया है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से कौन सा, अब ये तो आपका फिर से इसमें ज्योग्राफी जो है इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जो होता है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे व्यापक एक साधन हो गया है कार्बन बाजार। ठीक है, कार्बन मार्केट के बारे में बोला जा रहा है। दूसरा, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को हस्तांतरित कर देती है। ठीक है, इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। देखिए, ये पहला जो कार्बन बाजार की बात कर रहा है, तो जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए सबसे व्यापक साधन हो सकता है। ये मैटर काफी दिन से चर्चा में है। ठीक है, जैसे सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड जो है अभी कार्बन जो है, कार्बन का प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में है। ये ओवरऑल जो है जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट कदम, अब मान लीजिए कोई राज्य है, कोई जिला है, ठीक है, तो वो जितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज़्यादा मान लीजिए पौधा वहाँ पे लगा दिया है, जिससे वो न्यूट्रलाइज कर दे और उससे अधिक कर दे। ठीक है, यानी जितना प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज़्यादा क्या करे, वो रेक्टिफाई करके और उसको क्या करे। कहने का मतलब मेरा सिंपल सा बात ये है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं आपको, 5% प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो 10% यदि कंट्रोल कर रहा है तो 5% तो वहाँ पर अधिशेष हो गया। ठीक है, तो ये व्यापक साधन है। अभी अधिशेष को क्या करेगा, किसी को जो है बेच सकता है। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो है मैटर काफी चर्चा में है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है यहाँ पे आपका सही है। दूसरा भी यहाँ पे सही है कि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर के राज्यों को हस्तांतरित कर देता है। लेकिन यहाँ पे इससे जो है इसका लिंकअप नहीं दिखता है कि इसका ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया है कि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को हस्तांतरित कर देता है, इसको जो हम चाहें, इसको जो है दोनों सही है। ये तो व्याख्या नहीं कर रहा है, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्यों को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, दोनों ये सही है, और इसका व्याख्या जो है नहीं कर रहा है, इसको बी को ही ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखें। भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस गतिविधि को बंदेकरण जो है एस्ट्रोलाइजेशन का एक भाग है। अब ये तो सिंपल सा बात है, एस्ट्रोलाइजेशन का भाग पूछा जा रहा है कौन है, तो आप इसका आंसर कर ही लिए होंगे, खुला बाजार कार्रवाई जो है इसका एक भाग है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए और बताइए कि पूंजी बाजार में कौन शामिल होता है, यही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो पूंजी बाजार में इनमें कौन शामिल होगा। खैर 24 नंबर क्वेश्चन आपके लिए आसान था, जो लोग पढ़े होंगे तुरंत टिक कर दिए होंगे उसको। पूंजी बाजार में जनरली जो है किसको शामिल किया जाता है, जो लॉन्ग टर्म में जो है जो कैपिटल होल्ड होता है, ठीक है, वही पूंजी बाजार में शामिल होता है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सरकारी बॉन्ड बाजार तो होता है इसमें, इसके बाद स्टॉक बाजार भी इसमें होगा। ये जो कॉल मनी मार्केट है, ट्रेजरी बिल, ये सब तो कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, तो इसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे दो युग्म सही है और ये दो गलत हो गया, तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देख लेते हैं। देखिए ये बड़ा सा आपको कथन दिख रहा है, निम्नलिखित में कौन से एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सबसे जो है अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है बेस्ट जो है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ए स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। अब लघु कृषक है लेकिन बड़े खेत की बात कर रहा है, तो आपको मैटर समझ में आ गया होगा। आपको पता है कि इंडिया में जो है बहुत सारे जो किसान हैं उनके पास खेत जो है छोटे छोटे खेत हैं। ठीक है, तो लघु कृषक है तो बड़ा खेत कैसे हो जाएगा। तो ये सारे लोग जो है मान लीजिए यहाँ पे 10 किसान हैं, ठीक है, और सारे लोग जो है अपना खेत एक साथ क्या करें, ऐड कर दें। अब सारे लोग यदि ऐड कर देंगे खेत अपना एक साथ ऐड करके, इसके बाद सामूहिक कृषि अगर इसमें करेंगे ये लोग, ठीक है, पहले आपको पता है कि प्राचीन काल में भी ये सब पद्धति चलती थी। तो सामूहिक कृषि करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे उपज वगैरह भी अच्छा होगा। और ये क्या कर सकते हैं, सारे लोग मिलके जो है यहाँ पे पानी का भी व्यवस्था कर सकते हैं कि खेतों में जो है पानी इजिली जो है यहाँ पे पंप का जो है काम करा कर सकते हैं। यानी एक अच्छा जो है एक
आपके लिए क्या होगा, कृषि के लिए क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा फायदा देगा अगर ये जो है इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाए। ये टेक्निक का इस्तेमाल जो है दूसरे देशों में किया भी जा रहा है, यहाँ पे उड़ीसा वगैरह में भी जो है अभी शुरू किया गया है। ठीक है, लघु कृषक बड़े खेत। तो लघु कृषक के बाद बड़े खेत कैसे होंगे, सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे। अब देखते हैं इसमें स्टेटमेंट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो आपको सही होगा। देखिए, किसी क्षेत्र में जो है अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित करके चुनिंदा कृषि प्रक्रियाओं को समकालन का संगति में लाते हैं। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यदि वो कंसेप्ट आप समझ रहे हैं तो आप इसका उत्तर जो है सही कर लिए होंगे। अब ये पहला था कि युद्ध के कारणों में अपने देश में बड़ी संख्या में विस्थापित लोग को बड़ी खेती योग्य जमीन, तो युद्ध वाला यहाँ पे कोई बात नहीं है। ये लघु कृषक बड़े खेत का मीनिंग यही है कि छोटे छोटे किसान मिलके क्या करेंगे, सामूहिक रूप से एक बड़ा खेत बना ले। तो दूसरा ऑप्शन ही सही जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कि यहाँ भी आपको कितना कथन आपको सही है। ठीक है, देखते हैं। भारत सरकार जो है काले तिल के बीजों का न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड द मिनिमम जो है एमएसपी की बात हो रही है, ये क्या प्रोवाइड कराती है काले तिल पे। काले तिल की खेती खरीफ फसल के रूप में की जाती है। भारत में कुछ जनजाति लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे यदि आप ध्यान देंगे तो भारत सरकार जो है काले तिल पे न्यूनतम एमएसपी देती है। ठीक है, ये बात क्या है आपको सही है। इसके बाद देखिए, काले तिल जो है आपका खेती खरीफ फसल के अंतर्गत ही आता है, ये भी सही है। भारत में कुछ जनजाति लोग काले तिल के बीज का तेल भोजन पकाने के लिए, अब यहाँ पे वर्ड देखिए क्या किया है। जनरली हम लोग देखते हैं आपको तिल के बीज का जो है तेल हम लोग यूज भोजन पकाने के लिए करते नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ जनजाति लोग। तो कुछ जनजाति लोग तो हो सकता है यूज करते होंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, सही मान लेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग डिफिकल्ट बोल सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते कि कुछ जनजाति लोग, तो इसको भी आप सही मान लेते। और इसको यदि सही मानते तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे सभी तीन करते हैं। ठीक है, इसको जो सही नहीं मानेगा वो केवल दो करेगा। ठीक है, और केवल दो अलग लगेगा कि बिल्कुल हम सही हैं, एक दो तो सही है स्टेटमेंट। ये ऐसा जनरली होता नहीं है, बट यहाँ पे कुछ अगर वर्ड नहीं यूज किया रहता जनजाति लोग केवल काले तिल का, तो हम इसको चाहते तो इसको यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, बट इसको भी क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे वर्डों का जो है काफी ज्यादा खेल है, तो बिल्कुल एक एक वर्ड जो है बारीकी से पढ़ना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग 28 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित परिसंपत्तियों के निवेश पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने जो अमूर्त निवेश है। ठीक है, देखिए निवेश जो है एक मूर्त होता है और एक क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। आपको पता ही अमूर्त का मतलब क्या होगा, जो आपको दिखता है, जो आपके सामने अमूर्त का मतलब क्या हो गया, जो आपको दिखता नहीं, उसका बोध होता हो आपको। ठीक है, वही क्या होता है, अमूर्त होता है। ठीक है, ऐसे वगैरह भी आप लिखते होंगे तो एक मूर्त होता है, एक अमूर्त उसमें भी आता है। ठीक है, जो विचार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है ब्रांड पहचान है, माल सूची है, बौद्धिक संपदा है, ग्राहकों को जो है डाट सूची है। इसमें पूछ रहा है कि अमूर्त जो है कौन कौन है इसमें। ठीक है, अब देखिए ये जो माल सूची दिया गया है तो आपको दिखता है। ठीक है, तो ये तो जो आपको दिखता है ये तो अमूर्त में आएगा नहीं, बल्कि ब्रांड का पहचान आ जाएगा, बौद्धिक संपदा हो जाएगा, ग्राहकों का डाक सूची, ये सब शामिल हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, केवल 3, यानी यहाँ पे 3 सही होगा, 4 सभी 4 यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित पे विचार कीजिए यहाँ पे। और समस्त कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकास के रूप में जो है प्रयुक्त किया है। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए, तो इस क्वेश्चन को भी जो थोड़ा सा आप क्या मान सकते हैं, ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बट थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे 5 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। अच्छा, आपको ये बात पता ही है कि ये जो वित्त आयोग होता है क्या काम करता है आपको, ये धन बांटने का काम करता है राज्यों को। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि इसके अंतर्गत जो है कौन कौन यहाँ पे आता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए, तो इसमें जो है मेरे को तो लगता है ऐसे जनकांकीय जो है निष्पादन इसमें शामिल होना चाहिए, वन पारिस्थितिकी भी शामिल होना चाहिए, शासन सुधार, स्थिति सरकार, कर और राजकोषीय जो है प्रयास। ठीक है, तो इसमें जो है सबको ही शामिल, आपको सब इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं हम लोग। जनसंख्या, क्षेत्रफल
और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में। अच्छा, यहाँ पे जनांकीय तो वन और परिस्थिति तो हो जाएगा, यहाँ पे कर और राजकोषीय प्रयास ये भी हो जाएगा। ये शासन सुधार और स्थिर सरकार ये इससे जो है रिलेटेड नहीं होगा इसमें, तो यहाँ पे 3 ही युग्म सही होगा, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख। निम्नलिखित जो है आधारिक संरचना क्षेत्रफल पर विचार कीजिए और यहाँ पे बताइए कि कितना युग्म इसमें सही है, यही पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उपयुक्त में से कितने पे यूएनओपीएस आधारित संरचना और नवाचार के धारणीय निवेश पहल यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, ये पूछा गया है यहाँ पे। देखिएगा, अगर बात करेंगे हम लोग इसका यूएनओपीएस की बात करेंगे अगर हम लोग, तो ये जो है किस पे ध्यान देता है जनरली, परिवहन पे, जो नवीकरणीय ऊर्जा होता है आपका, स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है, इन सब पे इनका ध्यान होता है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य तो हो ही जाएगा, ऊर्जा भी हो जाएगा आपका, और सर्वसाधारण ये परिवहन भी हो जाएगा, इस पे भी ध्यान देता है। यहाँ पे आवास, यहाँ पे जो है चारों युग्म आपका सही हो जाना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 31। 31 देखिए क्या लिखा है, सारभूत रूप से विधि का सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। ठीक है, विधि का सम्यक प्रक्रिया, पहला दिया है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है ये। दूसरा दिया है विधि द्वारा स्थापित पद्धति, विधि का निष्पक्ष जो है प्रयुक्ति, विधि के समक्ष जो है समता। यहाँ पे सिंपल पूछा है कि ड्यू टू प्रोसेस ऑफ जो लॉ मीन्स जो है क्या होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर जो है क्या बनेगा, विधि के जो है निष्पक्ष जो है प्रयुक्ति, यही विधि के सम्यक प्रक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये भी क्वेश्चन जो है आसान नहीं था, डिफिकल्ट है यहाँ पे ऑप्शन डी में, और आपको सी में थोड़ा सा फंसाया हुआ था। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है आपसे, भारत में जो है दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियम और विनियमों से करती है। दूसरा है कि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 के द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों को नियंत्रण में रहता है। बताना है कि ऊपर वाले कथन में से जो है आपका कौन सही है। ठीक है, देखिए देखेंगे तो अगर भारत में जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण जो है राज्य सरकारें अपने नियम और विनियम के अनुसार करती है, और जेल नियंत्रण अधिनियम 1894 में देखेंगे तो जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकार के नियंत्रण में रहता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, उसको व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन किसी देश के संविधान का मुख्य प्रयोजन का सर्वोत्तम रूप प्रतिबिंबित करता है, यानी सबसे अच्छा रूप इसमें कौन प्रतिबिंबित करता है। यह आवश्यक विधियों के निर्माण में उद्देश्यों का निर्धारण करता है, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, ये सरकार की शक्तियों को परिभाषित कर सीमाबद्ध करता है, ये सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। अब इसमें देखेंगे तो सारा स्टेटमेंट ही आपको सही लग रहा होगा। ठीक है, किसी भी देश का संविधान है तो इसका मुख्य जो है प्रयोजन क्या होता है, इसका चीफ पर्पस पूछ रहा है आपसे, तो इसका जो है यहाँ पे अगर देखें तो सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध, ऐसे भारत के संविधान में देखेंगे तो ये भी है, सामाजिक न्याय की बात की गई है, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा वगैरह की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, बट मुख्य प्रयोजन यहाँ पे किसी देश का संविधान का है, भारत के संविधान के रेफरेंस में करके आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप तो सरकार की शक्तियाँ को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है राजनीतिक पदों को सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। ठीक है, इसको भी माना जा सकता है, ऐसे यहाँ पे अभी हम लोग सी ही आंसर मानते हैं, बी या सी में हो सकता है कोई आंसर हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। सॉरी, कितना हम लोग देख लिए थे अभी, क्वेश्चन 33, 34 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में व्यापक रूप से, ठीक है, आपको ये माना गया था कि उसे मूल अधिकारों के न्यायिक व्याख्या के अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो ये तो आपका पहला संविधान संशोधन था। आगे देखें, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए, बताना है कितना जो है संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय पूछा था, तो ये क्वेश्चन तो आपसे आसान पूछ दिया गया था। ठीक है, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो यहाँ पे यदि ध्यान देंगे, राष्ट्रीय जो है पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, संवैधानिक मानव अधिकार आयोग तो ये तो है नहीं, विधि आयोग नहीं, और उपभोक्ता यहाँ पे जो है केवल एक ही स्टेटमेंट आपको सही है। ठीक है, तो इसलिए जो है केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ही आपका हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, क्योंकि आपको पता है संवैधानिक निकाय एक एक ही है आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ये भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो। पहला स्टेटमेंट देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाए यदि, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद पे कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन अभी आपको यूपीपीसीएस के पेपर में भी पूछा हुआ था, अभी हम लोग इस पे डिस्कशन भी किए थे। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, आपको गलत हो गया। चूंकि आपको पता है कि भले ही आपको उच्चतम न्यायालय जो है क्या करे, राष्ट्रपति के पद को जो है वहां पर उपराष्ट्रपति पूछा गया था। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के पद को भले ही खारिज कर दिया जाए, लेकिन उसके द्वारा जो भी काम किया गया है उसको शून्य नहीं माना जाता है। ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पे मुलतवी किया जाता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई है और उनके निर्वाचन अभी होने शेष है। यानी सिंपल सा पूछा जा रहा है, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट some legislative assembly have been dissolved and election are yet to be take place। तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए जब भी निर्वाचन हो रहा है तो इसके आधार पर मतलब क्या जा सकते हैं, कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई है और उनके निर्वाचन अभी होने शेष है, इसके आधार पर कर सकते हैं कि ना, नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत हो गया। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पे संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपने अनुमति देनी होती है। ठीक है, तो ये भी जो आपका गलत हो गया, यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन क्या बन जाएगा, कोई भी नहीं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 38। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 37 ही था, ठीक 36 था, एक सेकेंड। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। देखिए, फिर ये पॉलिटी से ही है। भारतीय संसद में जो है यहाँ पे देखिए वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में पूछा गया है। यानी एक है फाइनेंस बिल और एक है आपका मनी बिल। फाइनेंस बिल मनी बिल अलग होता है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, यहाँ पहले देखिए स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ भी आपसे सेम पूछा गया कि बताइए जो है कितना कथन इसमें सही है। ठीक है, जब लोकसभा में वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा का उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। when the लोक सभा ट्रांसमिट द फाइनेंस बिल, देखिए फाइनेंस बिल यदि भेजा जाता है आपको लोकसभा से राज्यसभा, तो उस समय राज्यसभा चाहे तो इसे संशोधित करने का भी मांग कर सकती है, अस्वीकृत भी कर सकती है। लेकिन यही आपका धन विधेयक रहता तो इसमें वो कुछ नहीं कर पाती। ये तो सही हो जाएगा आपका। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, ठीक है, धन विधेयक को ध्यान देंगे, यहाँ पे मनी बिल की बात की गई है, तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। तो बिल्कुल ये बात सही है। ऐसे समझ लीजिए फॉर्मेलिटी के लिए वहां पे जाता है, 14 दिन के अंदर जो है उसको लौटा देना होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पे धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यक होती है। देखिए, धन विधेयक जब भी मैटर आएगा तो इसके लिए तो एकाधिकार लोकसभा का है इस पे। ठीक है, तो इसके लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होता है, बात सही है। दूसरा दिया है किंतु वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग इस पे किया जा सकता है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे सभी तीन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ भी बताइए कि बताइए कितने कथन सही है। आपकी बार तो ऐसे क्वेश्चन जो है मैं इनिशियल में ही बता दिया कि 40-45 लगभग क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, देखिए देखते हैं इसको। ये तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है इसमें काउंट नहीं करेंगे, इसको ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में रख देंगे। यह पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं रहा। देखिए, एक बार यदि जो है केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर नोटिफाई कर दिया कि कोई कम्युनिटी रिजर्व है कोई भी एरिया, ठीक है, तब क्या क्या वहां पे आप एक्टिविटी कर सकते हैं, यही पूछा जा रहा है। देखते हैं। पहला है, राज्य का मुख्य जो है यहाँ पे वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक पदाधिकारी बन जाता है। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र में लोगों को गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद के संग्रह करने की अनुमति होती है और ऐसे क्षेत्र में लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाएं की अनुमति होती है। देखिए, जब समुदाय
परिरक्षित हो जाए, जब कम्युनिटी रिजर्व हो जाता है। तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कम्युनिटी जब रिजर्व कर दिया जाएगा तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपको शिकार की अनुमति तो यहाँ पे नहीं होगी। ये तो सही है, स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे है, ये जो ऐसे क्षेत्र में लोग को गैर इमारती लकड़ी वन उत्पादन संग्रह करने की, ऐसे इस कंडीशन में देखिए जनरली क्या होते हैं कि जनजाति वगैरह लोग होते हैं तो उनको अनुमति दी जाती है कि जो मान लीजिए लकड़ी टूटा फूटा है तो गैर इमारती लकड़ी, ठीक है, वो संग्रह कर सकते हैं, ठीक है, ये जो है इजाजत दिया जाता है। बट कोई ऐसा नहीं कि कोई मूल्यवान जो है पेड़ वहां कट करने लगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाएं की अनुमति होती है। पारंपरिक कृषि का यहाँ पे जो है अनुमति तो आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो प्रतिबंधित क्षेत्र हो गया। राज्य का मुख्य जो है वन जीव वार्डन ऐसे वन को नियंत्रण प्राधिकारी बन जाता है। तो राज्य का मुख्य निर्वाचन तो यहाँ पे ये भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे दो सही होना चाहिए आपका, ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पे आपका, ठीक है। यदि हम लोग ये 4 नंबर को पारंपरिक कृषि की प्रथाएं की अनुमति, अगर इसको हम लोग सही मान लेते हैं तब तो आपका केवल 3 हो जाएगा। ऐसे चलिए इसका 2 ही आंसर जो है सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। यही आपका डिफिकल्टी अब की बार किया है, या ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन बन रहा है। अब देखिए हम भी सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन बन पा रहा है, तो इसलिए काफी दिक्कत हुआ होगा पेपर में। कितने कथन इसमें सही है सेम आपको फिर यही बताना है, ठीक है। और भारत में जो है अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका, तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है पॉलिटी का हो गया ये। देखते हैं इसको। किसी राज्य के भीतर जो है किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के लिए अधिसूचना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होता है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाले सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांव का होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री का अपेक्षित होती है कि राज्यों का अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्री को वार्षिक प्रतिवेदन दे। सबसे पहले तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, शेड्यूल्ड एरिया के बारे में, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ध्यान देंगे, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति का ही आदेश के माध्यम से होता है। तो ये तो सही है, राष्ट्रपति जब तक आदेश नहीं होगा वो नहीं किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है, बात सही है। और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक गांव में होता है, ये भी सही है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, अब यही क्या हो गया यहाँ पर गलत हो गया, मुख्यमंत्री से अपेक्षित नहीं होती है, ये राज्यपाल से अपेक्षित होती है, ठीक है। तो ये राज्यपाल से होती है कि वो जो भी होगा उसके बारे में वो प्रतिवेदन देगा, तो ये गलत हो जाएगा एक। यहाँ पे केवल 2 युग्म सही होगा, तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा यहाँ पे, बी बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ये भी आपका पॉलिटी से ही रिलेटेड है। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है और आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। देखिए पहला दिया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को अपने कतिपय निर्णयों को विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीति या प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये तो आपको क्या है, सही है, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे सही हो गया। अच्छा कथन एक सही हो गया, तो आप चाहें तो यहाँ पे क्या एलिमिनेट करेंगे आप, ज्यादा से ज्यादा कथन डी इसका, ये कथन एक गलत है तो यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, बाकी तो सारा में कथन एक सही है। दूसरा देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 प्रशासन के दक्षता के पद को परिभाषित करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोल रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका तो यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे केवल पहला सही हो रहा है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। देखिए धान्य कटक जो महासांघिक के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ निम्नलिखित में से एक क्षेत्र में अवस्थित है, किस क्षेत्र में अवस्थित है ये पूछा जा रहा है। अब आ गया आपका आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, और इसको हम डिफिकल्ट बोल सकते हैं, जो काफ़ी डेप्थ में स्टडी किया होगा। अब एनिसेंट हिस्ट्री पे तो ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो ये प्रमुख जो है बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, ये किस क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है, ये आंध्र के क्षेत्र में अवस्थित है। अगला देखिए, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। स्तूप की संकल्प मूलतः जो है बौद्ध संकल्पना है, यानी स्तूप जो बनने का बात शुरू हुआ मूलतः बौद्ध संकल्पना है। पहला है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपगार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक जो है संरचना होती है।
देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि मूलतः जो है बौद्ध संकल्पना ही, द कंसेप्ट ऑफ स्तूप इज बुद्धिस्ट इन ऑरिजिन। तो ऐसा कुछ नहीं है, बुद्धिस्ट से पहले भी ये कंसेप्ट जो है एग्जिस्ट करता था, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, स्तूप आमतौर पे अवशेषों का नीचे पगार होता है, ये सही हो जाएगा। बौद्ध परंपरा में जो है स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है, तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है केवल दो। अब ये भी जो है इसको भी इजी नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं लेवल का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में जो है कोरकई, पूमपुहार और मुचीरी किसके लिए विख्यात है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें अगर एक कोई भी आपको एक के बारे में, जैसे यहाँ पे पूमपुहार है, ये आपको पतन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आंसर लगा सकते थे। बाकी ये जो कोरकोई या पुमपुहार और मुचेरी है, ये यहाँ पे ये लोग राजधानी वगैरह भी बनाए थे। ठीक है, तो हो सकता है कहीं इसका आंसर जो है ए भी माना जाए। बाकी अभी के लिए बी ही आंसर रखे इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में कौन सा एक संगम कविताओं का यथावर्णित बट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? यानी बट किरुतल क्या था, ये कौन सा प्रथा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इसके बारे में भी जनरली लोग ध्यान नहीं देंगे, तो इसको भी हम लोग डिफिकल्ट कैटेगरी में रख सकते हैं। राजाओं द्वारा महिला को अंग रक्षिका को नियुक्त करना। अब देखिए कोई आएगा आपको एक्सप्लेन करेगा, बताएगा देखो ये तो हम पढ़ाए थे, ऐसा था वैसा था, तो उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको वास्तविकता पता होना चाहिए। यदि कहीं से आप कोचिंग वगैरह पढ़े होंगे तो ये पेपर देने के बाद आपको वास्तविकता पता होगा। ठीक है, तो इसलिए उन चक्रों में जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है आपको बेसिक अप्रोच, मैं एक दो लाइन अभी यहाँ पे बात कर लेता हूँ। आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ना है, रीड करना है बिल्कुल थ्रोली, और करेंट अपडेटेड करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको करेंट से अपडेट करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। बाकी मैपिंग वगैरह थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बाकी लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिका को नियुक्त करना, राज दरबारों में विद्वानों के धर्म दर्शन से जुड़े हुए विचार के लिए एकत्र होना, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन के अनुस्थानिक जो है मृत्युवरण करना। युद्ध में कोई पराजित हो जाता था, इसी को हम लोग बट क्रूटल बोलते थे। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए और बताइए कि कितने साम्राज्य अपने राज्य के आधे 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित है। 8वीं में, यानी आपको 700 से 800 के बीच में इसमें से कौन से स्थापित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादव, ये तो सब जो है 8वीं शताब्दी के लगभग बाद ही के हैं। यहाँ पे कोई नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये साहित्यिक कृति है और एक रचनाकार है। ठीक है, तो ये भी एनिसेंट हिस्ट्री से, कल्चर से ये भी क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को जो है हम लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा मॉडरेट कटेंगे। अब देवी चंद्रगुप्तम आपको पता है, ये बिल्हन का रचना नहीं था, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, मिलिंद पन्हो भी नागार्जुन का नहीं था, नागसेन, तो ये भी गलत ही हो गया। यहाँ पे हमीर जो महाकाव्य, नए चंद्र सूरी, और ये नीति वाक्यमृत सोमदेव सूरी, ये दोनों जो है सही है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल दो हो जाएगा। अब देखिए ये जो दो महाकाव्य यहाँ पे, देवी चंद्रगुप्तम, मिलिंद पन्हो, ये तो आपका सुना हुआ होगा जनरली। ये दोनों में से हो सकता है नहीं सुने हो, तो इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में भी रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बाकी आसान जो है उतना नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 47। आत्मा केवल जंतु और पादप जीव की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, यानी पत्थर वगैरह हो गए, प्रवाहित जो जलधारा है, या अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं का भी है, जिनमें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। देखिए आपको पता है कि प्राचीन समय से, खैर ये बहुत मूल धारणा है कि पत्थरों को भी पूजा जाता है यहाँ पे। तो ये कंसेप्ट जो है किसका है, जो भी कथन है, ये धार्मिक संप्रदाय और मूलभूत विश्वास किसको प्रतिबिंबित करता है? बौद्ध को, जैन को, शैव को, या वैष्णव को? तो आप सभी को पता है बौद्ध धर्म में ये परंपरा है। ठीक है, सॉरी, जैन धर्म में आत्मा केवल जंतु और पादप में ही नहीं होता है। यहाँ पे जो है कि शिलाओं में प्रवाहित जो जल धारा है, या कोई भी प्राकृतिक वस्तु है, उनमें भी आत्मा विद्यमान होता है, ऐसा मान्यता है इनका। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग बायोटिक हो गए, ए बायोटिक, यानी दोनों में आत्मा होता है। क्योंकि हम लोग का जीवन जो है इसके बिना एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसा ही इसमें परंपरा है। तो ये जैन धर्म है, इसको जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में ले सकते थे हम लोग। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य इनमें से किस एक शासक द्वारा तुंगभद्रा नदी पे एक विशाल जो है बांध निर्मित कराया गया था, और नदी और राजधानी नगर में कई किलोमीटर लंबी एक जो है नहर और कुलिया का निर्माण कराया गया था? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत सारे नहर, पुलिया वगैरह जो है बनाया गया था।
ये किसके द्वारा? तो ये देवराय प्रथम के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49, मध्यकालीन गुजरात में इनमें से किस एक शासक ने दीव को जो है पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था? ठीक है, दीव को कौन जो है दे दिया था? तो ये बहादुर शाह थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस एक द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के अब इनिशियल में पता है आपको कि इनिशियल में क्या थे? आपको बंगाल के जो है गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल बने, और बंगाल के गवर्नर जनरल की फिर क्या बने? भारत के गवर्नर जनरल, और फिर आपको आगे चल के वायसराय का पोस्ट कर दिया गया था, भारत का वायसराय। तो ये बस पूछ रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल, ये आपको 1833 का चार्टर एक्ट में किया गया था। ठीक है, ये इसको आप रिपीटेड क्वेश्चन जो है मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, 1 मिनट, इसमें 50 क्वेश्चन का ही सेट है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। यहाँ पे जननी सुरक्षा, देखिए योजना स्कीम से क्वेश्चन वगैरह आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको जो है इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में आप काउंट कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, बता रहा है कि कितना कथन इसमें सही है, बताइए। ठीक है, ये राज्यों का स्वास्थ्य विभाग का सुरक्षित जो है मातृत्व योजना है। देखिए जननी सुरक्षा योजना राज्यों का नहीं है, केंद्र का है, तो गलत हो गया। इसका उद्देश्य जो है गरीब गर्भवती महिलाओं को मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है, तो इसका उद्देश्य यही है जननी सुरक्षा योजना का। इसका लक्ष्य जो है गरीब जो है गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव को बढ़ावा देना है, तो ये उद्देश्य है। इसका उद्देश्य 1 वर्ष की आयु तक बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। इसके लिए दूसरा कार्यक्रम है आपका। तो यहाँ पे 2 3 सही होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 2 युग्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखें। ठीक है, ये भी आपको इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, ये भी योजना वगैरह से ही रिलेटेड हो गया। एनीमिया मुक्त, देखिए भारत की बात की जा रही है, भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 4 कथन दिया गया है, बताना है इसमें से कौन आपको सही है। ठीक है, इसमें स्कूल जाने से पूर्व के जो प्री स्कूल के बच्चे हैं, किशोर और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम जो है पूरकता प्रदान की जाएगी। देखिए एनीमिया मुक्त के लिए कैल्शियम की इसमें कोई बात नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें शिशु जन्म के समय देरी में रज्जुबंध के लिए अभियान जो चलाया जाता है सही है। इसमें बच्चों और किशोरियों को निर्धारणता अवधि के लिए कृमि मुक्त की जाती है। इसमें मलेरिया और हीमोग्लोबिन फ्लोरोसिस पे विशेष ध्यान देने के लिए स्थानिक बस्तियों के एनीमिया को जो है गैर पोषण कारणों पर ध्यान जो है दिलाना शामिल है। ये सब चीज़ है। देखिए एनीमिया मुक्त करना है तो मेनली है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पोषण जो है सही तरीका से उपलब्ध कराना होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आंसर जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 युग्म आपका सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 पे ध्यान दें। यहाँ पे निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा इसमें आपको सही है। ठीक है, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयव को विनिर्माण के लिए कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त हो जाने पे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता। देखिए पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑटोमोबाइल में जाए चाहे एयरक्राफ्ट में आपको यहाँ पे प्रयुक्त होने वाले अवयव में कार्बन तंतु तो बिल्कुल शामिल है। लेकिन यहाँ दूसरा क्या बोल रहा है कि कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है आपको, ठीक है, तो ये सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे, तो ये तो गलत हो जाएगा। केवल एक युग्म सही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। देखिए निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कि त्वरण मापी यानी एक्सेलेरोमीटर का प्रकार की आवश्यकता है। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए पहला है, देखिए एक्सेलेरोमीटर के बारे में आपको बताना है। कार जब आपका क्रैश करता है या टक्कर होता है तो इससे एयर बैग जो है तुरंत आपको क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो ये जो है प्रक्रिया जो होता है बिल्कुल तुरंत तुरंत ये प्रक्रिया होता है। एक्सेलेरोमीटर का प्रकार के लिए आवश्यकता है क्या? बिल्कुल है इसमें, तो ये तो सही हो जाएगा। लैपटॉप मान लीजिए अचानक आपका गिर जाए तो हार्ड ड्राइव आपका बंद हो जाता है। ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए भी होता है। आप स्मार्टफोन जो है इधर उधर करेंगे तो आप देखते होंगे डिस्प्ले इसका जो है ये यानी सारा जो है सेंसर की यहाँ पे बात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे तीनों ही सही माना जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? सभी 3 युग में जो है सही मान लेंगे हम लोग, यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखते हैं। देखिए यहाँ पे पुनर्चक्रण जो है एक्वाकल्चर प्रणाली के लिए जय निषेध, तो मैंने बायोफिल्टर की बात की जा रही है कि भूमिका के संदर्भ में। आप बताएं कि कौन सा इसमें कितना युग इसमें सही सुमेलित है, ये आपको बताना है।
ठीक है। देखिए, जय निस्तदक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। जय निस्तदक मत्स्य अपशिष्ट को विद्यमान अमोनिया में नाइट्रेट में बदल देते हैं। जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। देखिए, बायोफिल्टर का काम जनरली क्या होता है, मदद करना होता है, ना कि बढ़ाना। तो यहाँ पे क्या रहा है, फास्फोरस को बढ़ाना है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। बाकी ये जो आपका बायोफिल्टर होते हैं, मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं, और अमोनिया ज्यादा खतरनाक होता है नाइट्रेट से। तो ये थोड़ा सा कम जो है आपको हानिकारक होता है। तो ये सही है, और पहला भी आपको सही है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये साइंस एंड टेक का आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखिए, अप्लाइड क्वेश्चन भी वगैरह देखने को मिल रहा है। युग्मों पर विचार कीजिए, अंतरिक्ष में पिंड है और वर्णन है इसका। इसमें ही बताना है आपको कितना आपको सही सुमेलित यहाँ पे है। देखिए, सेफिड है अंतरिक्ष में धूल और गैस का। तारे, निहारिकाएं जो है तारे, अच्छा, निहारिकाएं जो होती है अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं। सेफिर तो होता है तारे जो आवर्ती है, तो उल्टा ही कर दिया है, ये दोनों ही गलत हो गया। ठीक है, निहारिकाएं अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं, और सेफिर तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते रहते हैं, इसी को सेफिर बोलते हैं। पल्सर ये क्या है, न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। ये सही है, केवल एक युग्म सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 58। ये भी साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन था आपका। देखिए, निम्नलिखित देशों में किस एक के पास अपना जो है उपग्रह है, यानी नेविगेशन सिस्टम है इनमें। ठीक है, अपना उपग्रह सिस्टम जो है, अब इंडिया के पास तो अभी ये डेवलपिंग स्टेज में ही है। ठीक है, तो इन अगर देशों में देखेंगे तो यहाँ पे जापान के पास है, बाकी अमेरिका वगैरह के पास है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 58। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि आप बताइए कि कौन सा कथन आपको सही है। ठीक है, देखिए, पहला दिया है, बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में आवधिक चाल पे प्रधार जो है नोदित होता है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट जो है संचालित करता है। स्टेटमेंट उल्टा कर दिया है, तो गलत हो गया। अग्नि 5 जो है मध्यम दूरी पे पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गया। आपका ऑप्शन कौन बन जाएगा, डी बन जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, बाकी हम इस क्वेश्चन के ऊपर काफी डिटेल में जो है आगे चल के जब पढ़ाएंगे तो एक एक क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। पारा प्रदूषण के बारे में पूछ रहा है, बताइए कि कौन सा कथन इसमें आपको सही है। ठीक है, ये ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का एक तरह से क्वेश्चन हो गया। स्वर्ण खनन गतिविधि जहाँ होता है, तो विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत होता है, तो ये सही है। कोयला आधारित जहाँ उष्मीय जो है शक्ति लगा रहता है, थर्मल पावर प्लांट, वहाँ भी जो है पारा प्रदूषण कारण बनता है। पारे के संपर्क में आने से कोई ज्ञात जो है सुरक्षा स्तर नहीं है। देखिए, पारा के हम संपर्क में हैं कि नहीं हैं, तो इसके लिए कोई जो है सुरक्षा स्तर भी अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है। आगे चल के भले हो जाए। तो इस तरह से इसका हम लोग आंसर क्या मान सकते हैं, आपका सभी तीनों जो है सही मान सकते हैं। ठीक है, पारे के प्रदूषण से ही आपको पता है मीन माता रोग फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 देखें यहाँ पे। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें हरित हाइड्रोजन काफी दिन से चर्चा में है। इसके ऊपर ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधा इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक हमारे पास जो है अभी अच्छा उदाहरण है ये। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिला के ताप शक्ति इंजन ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे वाहन चलाने में हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पे जो है सभी तीन युग्म आपका सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 61। देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और बताइए कि यूक्रेन का सीमा कौन जो है लगाता है। तो यूक्रेन तो काफी दिन से चर्चा में है आपको। ठीक है, तो अगर इसमें अगर ध्यान देंगे आप यहाँ पे, तो ये आपका हंगरी और लिथानिया। ये लिथानिया और रोमानिया जो है इसको टच कर रहा है, बाकी तो आपको इसको टच नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए, एक्चुअली ये मैपिंग का क्वेश्चन है, ये आपका यूक्रेन हो गया। ठीक है, तो रूस तो इससे बेलारूस वगैरह भी शेयर करता है बाउंड्री। हंगरी भी करता है और रोमानिया भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो, बाकी ये सब जो है नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, केवल दो, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62 में पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में बताना है आपको कौन सा इसमें सही है। ठीक है, देखिए, तो वायुमंडल के संदर्भ में यहाँ पे देखिए, औरक जो है तरंगे सौर विकिरण के विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का भाग होता है, यही सही हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है।
कि वायुमंडल निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? और तरंगे सौर विकिरण के विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का भाग होता है। दृश्यमान का तो ये भाग नहीं होता है, ये तो गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा आपका। ठीक है, ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और तरंगे निचले वायुमंडल में संग्रहित जल वाष्प द्वारा बृहद रूप में अवशोषित हो जाता है। ये सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 63। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है इसमें कौन जो है सही व्याख्या कर रहा है। जैसे कथन वन दोनों सही है, इसका व्याख्या कर रहा है कि नहीं, यही आपको बताना है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते थे। ठीक है, पहले देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में मृदा पोषक तत्वों को भरपूर होती है। देखिए, जहाँ वर्षा वन होगा, उष्णकटिबंधीय बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो आपको पता है मिट्टी के ऊपरी सतह में ही पोषक तत्व होते हैं, तो ये तो यहाँ से जो है दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पे पोषक तत्वों का भरपूर मात्रा में तो होगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको इजी क्वेश्चन में काउंट आप कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघट होता है, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कथन वन गलत हो गया, कथन दो सही हो गया, ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 64। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो कथन दिया है। ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपीय और जो है महासागरों के बीच तापमान विपर्षा शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है, ये तो गलत हो जाएगा। जल के विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ के विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है, ये आपको सही हो जाएगा। कथन दो सही होगा, कथन एक गलत होगा। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे डी नहीं दिख रहा है, ये इसी में होगा। कथन एक गलत, दो सही, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका? 64। क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखते हैं। देखिए, अब आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर कोई भी आपको जानकारी लेनी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग इसको सेंटर में जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कुछ टेक्निक का यूज करते हैं। तो यहीं पे इसी से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए, भूकंप लेखी जो है इस तरंगे के पूर्व पी तरंगे का अभिलेखित होती है। पी तरंगे अलग अलग कर्ण पे तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हुए, जबकि इस तरंगे कर्ण के तरंग में दिशा में समकोणीय करते हुए नीचे कंपन करते हुए जाता है। देखिए, इस तरंग की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे साइनसोडियल आपका वेव होता है, वैसे इस तरंग का था। यहाँ पे जो है ये बोल रहा है समकोण पे जो है कण के तरंग का प्रसार दिशा के समकोण के ऊपर नीचे करता है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ सही है और पहला भी सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 66। देखिए, भारत में कोयला आधारित तापीय जो है शक्ति संयंत्र के बारे में बताना है। इसमें से जो है कौन सा कथन आपको सही है? उनमें से किसी भी का समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। देखिए, कोयला आधारित में आप जहां भी जाएंगे प्लांट वगैरह में, तो वहां जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि समुद्र जल का उपयोग तो करते हैं, जो मुद्रा वगैरह में आपको, चाहे जो समुद्र के किनारे कोई प्लांट होगा तो वहाँ समुद्र जल का उपयोग हम लोग कर सकते हैं और ऐसा किया भी जाता है। तो उपयोग नहीं किया जाता है, ये तो गलत हो गया। उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत एरिया में आप देखेंगे गुजरात साइड में तो जल संकट है वहाँ पे, उसके बाद भी यहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये भी गलत हो गया। उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। बहुत सारी कंपनियां जो है आपको कोयला आधारित प्लांट जो है, अडानी का हो गया, आपका रिलायंस पावर प्लांट हो गया, बहुत सारा जो है निजी स्वामित्व में भी है, ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका कितना था ये? 66, 67। वोल्वेचिया पत्ती जो है आखिर ये क्या है? ठीक है, ये पूछा गया है। अब मच्छरों में होने वाले जो विषाणु रोग को परेशान कर नियंत्रित करने के लिए हम यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 68। देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए और उपरोक्त गतिविधियों में से कितनी जो है कार्बन अधिग्रहण और वियुक्ति भवन यानी सिक्रेटेशन के लिए प्राय विचार में चर्चा में लाई गई है। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे बड़े पैमाने पे बारीक पिसी हुई बेसाल्ट जो है खेतों में बिछना, यानी ये जो कार्बन अभिग्रहण के लिए सिंपल जो है कौन कौन जिम्मेवार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल ये जिम्मेवार है चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना, विभिन्न उद्योगों के लिए निर्मित जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अभिग्रहण के लिए कार्बोनिक जल के रूप में प्रत्यय भूमि पे खानों में अंदर पंप करना, ये सारा ही सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 69। यहाँ पे क्या लिखा है? एरियल जो है मेटाजीनोमिक्स किससे जो है आपको किस एक स्थिति में जो है सबसे सही निर्दिष्ट करता है? अब ये क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे साइंस एंड टेक से हो गया। ये एरियल जो है मेटाजीनोमिक्स किससे संबंधित है?
किसी पर्यावरण को वायु में जो है डीएनए के प्रतिदर्शी के एक बार में एकत्र करना, यही हो जाएगा। आगे देखते हैं, माइक्रो जो है सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में, ये भी आपका साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों डिफिकल्ट कैटेगरी में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछा है कि ये जो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए है, इस किसके लिए प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। प्राणी जात के विभिन्न जातियों के बीच जो है विकास परक संबंधों का अध्ययन करने के लिए, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 71। देखिए, भारत के संदर्भ में जो है बताइए यहाँ पे, पहला देखिए ऑप्शन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो होता है, यानी एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 होगा, उसको मध्यम में रखेंगे। आपको पता है 3 कैटेगरी में इसमें बताया गया था, मध्यम के लिए तो 50 करोड़ से ज्यादा है, ये तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इकोनॉमिक्स का एक आपका एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए दिए गए सभी जो है बैंक ऋण प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आ रहे हैं, ठीक है। तो प्राथमिक यहाँ पे केवल जो है दो हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय बैंक जो है डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन इसमें सही है, ठीक है। देखते हैं इसको, यूएस डॉलर और जो है SWIAT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा का भुगतान करना संभव है। कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामिक प्रतिबंध जैसे कि इसका अवैध समय ढांचे के विस्तारित जो है किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और यहाँ पे ऑप्शन हम लोग सी मान लेंगे। 1 मिनट, ठीक है। ये कितना क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लिए, 72, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73, वित्त के संदर्भ में शब्द जो है बीटा, बीटा से आप क्या समझते हैं, अब यदि नाम सुने होंगे इसको कर दिए होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। बीटा जो है एक संख्यात्मक मान है जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है, ठीक है। कितना जो है आपको ओवरऑल स्टॉक जो है कितना जो है आपको फ्लक्चुएट हुआ है, उसी को मेजर करता है। तो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन इसमें आपको सही है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह जो होता है कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप में, ये स्टेट बैंक द्वारा है नहीं थी, तो पहले ही स्टेटमेंट आपको क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, किसी HSG समूहों के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व होते हैं जो ऋण कोई अकेला लेता है, बिल्कुल स्वयं सहायता समूह में यही होता है, एक कोई अगर लेता है तो इसके लिए सारे लोग उत्तरदायी रहते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित जो है वाणिज्यिक बैंक, ये सब जो है इसको समर्थन करता है। दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पे भी दो कथन दिया है और बताना है कि कौन सा इसमें आपका सही है। देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक वर्धक पुनर्स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोग आपका नाशक जो है व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है, तो यह स्टेटमेंट सही है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए विकेंद्रीकृत उपक्रम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये आपका सही इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन यानी ऑप्शन बी में ही है, ठीक है, कथन का व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन दिया गया है, इसमें कौन सा आपको सही है ये बताना है। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो है विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत जो है प्रतिवर्ष विश्व में जो भौम जल है उसका 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। तो ज्यादातर जो है ये बात सही है आपका, ये रिपोर्ट में आया है, लेकिन ये के लिए नहीं, ये कृषि वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, भारत अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाले विश्व के लगभग 18% जनसंख्या को पेयजल और स्वच्छता आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल का 1/4 से अधिक। अब देखिए यहाँ पे पेयजल की बात कर रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा और दो गलत। तो आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पे सी, कथन एक सही है लेकिन दो आपका गलत है। यहाँ पे भी आपको बताना है, बताइए कितने कथन इसमें सही है। और ये क्वेश्चन फिर आपका पॉलिटी का आ गया, ठीक है। बाकी उधर पॉलिटी कंटिन्यू था, ज्योग्राफी लेकिन इधर कहीं कहीं आपको देखने को मिल रहा है। देखिए,
भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का दायित्व होता है कि राज्यों को आंतरिक विक्षोभ से बचाए। भारत के संविधान राज्यों के निवारक निरो रखे जा रहे व्यक्तियों को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने का छूट प्रदान करता है। आतंकवाद जो निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्तों को जो है सस्वीकृतिक साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन सा आपका आंसर सही होगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पे जो है संविधान निवारक नियम किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने की छूट प्रदान है। ठीक है, ये तो यहाँ पे सही माना जाएगा। तमाम 2000 पुलिस के समक्ष अभियुक्तों को सस्वीकृति साक्ष्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ये जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 78। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है दशकों से क्या है गृह कलह से घिरा हुआ है, खाद्य संकट से त्रस्त है, इनमें कौन सा वो देश है ये आपको पूछा जा रहा है। करेंट अफेयर का ये आपको आसान सा क्वेश्चन था, ये कौन है, सोमालिया है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए यहाँ पे इसमें से आपको कौन सा आपको सही होगा। ये ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों का हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है, सही हो जाएगा। जैव विविधता प्रबंधन समिति अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए सग्रह जो है शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दोनों यहाँ पे सही है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देख रहे थे, 79। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80। देखिए यहाँ पे फिर आपका पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आप बताइए। यहाँ पे चार स्टेटमेंट है और आपको इसमें बताना है कितना कथन आपको सही है। ठीक है, पहला देखिए, संसद के जो है दोनों में से किसी भी एक सदन या राज्यों के विधानसभाओं के नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए अहर्य होते हैं। देखिए जो नाम निर्दिष्ट यानी वर्ड यूज कर दिया है तो गलत हो गया। ठीक है, इसमें जो है निर्वाचित लोग जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, निर्वाचित विधानसभा की सीटें जितनी अधिक होती है उस राज्य के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान उतना ही ज्यादा अधिक होता है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश में प्रत्येक एमएलए का वोट का मान केरल के एमएलए के वोट के मान से अधिक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट तो आपको क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे विधानसभा की सीटें अधिक होगी तो उस राज्य के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान उतना अधिक होगा। ठीक है, नहीं ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान केरल के वोट के मान से, ये गलत हो जाएगा। अब जनरली ये जो है फॉर्मूला से निकाला जाता है आपको। ठीक है, अब देखेंगे तो मध्य प्रदेश का वोट का मान इसमें इससे कम आता है, ये गलत हो जाएगा। पुदुचेरी में प्रत्येक एमएलए का वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के एमएलए के वोट के मान से अधिक होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी की कुल जनसंख्या सीटों की संख्या अनुपात। यहाँ पे दो सही है दो गलत है, तो ऑप्शन है आपका बी बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि इस पे किसी का जनरली ध्यान जाता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 81। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि भारत के इतिहास के संदर्भ में जो अलेक्जेंडर रीड है, ए एच जो है लंगस्ट, रॉबर्ट स्वेल्ब और जो आपका जेम्स बर्गेस और वाइटलर रिलियार्टी किससे संबंधित है, तो पूरा तत्व से रिलेटेड है। अगला देखिए, स्थल है और ये किसके लिए आपका प्रसिद्ध है, ये आपको बेसन नगर जो है सै बेसन नगर तो ये वैष्णव के लिए है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, बाकी भाजा जो है बौद्ध गुफा के लिए, सितसवाल जो है जैन गुफा के लिए। तो यहाँ पे जो है आपको दो पेयर यहाँ पे सही है, तो केवल दो हो जाएगा, पहला गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 83 हम लोग। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 7 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, ये बात सही है। 1905 को इसी दिन स्वदेशी, पता है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी शुरू किया गया, दोनों ही यहाँ पे सही है। ठीक है, तो एक आपको मॉडर्न हिस्ट्री और करेंट से लिंक इसको क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। कथन एक सही है दो सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है, उसी की वजह से हम लोग मना रहे हैं। ये भारत में जो ध्वज संहिता 2002 के अनुसार बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। पहला है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का मानक का माप जो है 600 × 400 है। दूसरा है कि ध्वज का लंबाई ऊंचाई जो है, ये लंबाई
से ऊंचाई मतलब का अनुपात, ये तो पता है कि लंबाई ऊंचाई का अनुपात 3:2 होता है। अब इसमें आपको डिफिकल्टी हुई होगी कथन 1 में, ठीक है। तो ये जो है 600 इंटू 400 मीटर के रेशियो में आपको नहीं है ये, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा ही केवल सही होगा। तो यहाँ पे कथन 2 सही है, कथन 1 गलत। तो ऑप्शन देख लें, कथन 2 गलत है, कथन 1 सही है। सॉरी, कथन 2 सही है यहाँ पे, कथन 2 सही है, कथन यानी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, डी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम लोग। देखिए, ये फिर आपका संविधान दिवस के बारे में है। नागरिकों के बीच जो है संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये तो बात सही है। दूसरा देखिए, 26 नवंबर 1949 को जो भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। 26 नवंबर 1949 को तो प्रारूप समिति बनी नहीं थी, तो बहुत पहले ही बन गई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया है दूसरा, और ये पहला सही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था आपके लिए 85 का, तो यहाँ पे केवल कथन 1 सही है। ठीक है, कथन 2 आपका क्या है, गलत है यहाँ पे। तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि यहाँ पे कौन सा आपको सही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ज्योग्राफी इन्वायरमेंट आप मान सकते हैं यहाँ पे। देखिए, स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण में अग्रणी जो है निर्यातक है। स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा सबसे विशालतम जो है स्वर्ण जो है रिजर्व है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, रिजर्व तो इसके पास नहीं है, रिजर्व में देखेंगे तो ये इसका स्थान नहीं आता है शीर्ष 2 में, लेकिन ये मूल्यों के आधार पे जो है अग्रणी जो है निर्यातक रहा है। कथन 1 सही है, लेकिन 2 यहाँ पे गलत है, 2 पे तो शायद चीन है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आंसर ही इसका क्या बन जाएगा यहाँ पे, कथन 1 सही है लेकिन 2 आपका गलत है, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 87। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है, फिर यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। अभी इंटरनेशनल रिलेशनशिप इसको आप बोल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपियन संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ किया है, सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ का दावा करते हैं कि इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति होगा और भौतिक उत्पादकता में अपने नियंत्रण को लाने के लिए वो लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला तो सही है, दूसरा ऐसा कुछ इसमें बात नहीं कहा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वैश्विक जो है वस्तुओं में निर्यात में भारत का निर्यात जो है 3.2% है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया आपका। तो पहला तो गलत हो गया, निर्यात के लिए बोल रहा है। ठीक है, आयात बोलता तो सही हो जाता। ठीक है, भारत का निर्यात जो है 3.2 है, गलत हो गया। आगे देखिए, भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियां और भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना से लाभ उठाया है, तो बिल्कुल सही है, भारत का है या विदेशी कंपनी है, सबको लाभ मिला है। तो यहाँ पे कथन 1 गलत हो जाएगा और 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कितना युग्म आपका सही सुमेलित है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उपयुक्त में से कितना आपको सही है। देखिए, यूरोपियन संघ की स्थिरता और समृद्धि समझौता ऐसी संधि है, यूरोपियन संघ के देशों में बजटीय घाटे का स्तर को सीमित करना, यूरोपियन संघ के देशों को अपनी आधारिक संरचना आपस में बांटकर सुकर बनाना, यूरोपीय संघ के देशों को अपनी प्रौद्योगिकी को आपस में बांटकर। देखिए, बजटीय घाटे का स्तर को जो है सीमित करने के लिए इसमें जो है बात समझौता किया गया है, केवल एक ऑप्शन सही होगा, यानी 89 का 1 हो जाएगा, बाकी दोनों आपका गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा आपको सही है। तो ये आईआर का क्वेश्चन हो गया एक और आपका। ठीक है, देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और सभी विदेशी प्रवासों के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित व्यवस्थित नियमित प्रयास के लिए वैश्विक जो है संविदा आपको अपनाई गई है। जीएसएम अधिकृत उद्देश्य और प्रतिभा यूएन सदस्यों के लिए देश में बाध्यकर है। जीएस अपने उद्देश्य और प्रतिबद्धता के अंतर्गत आंतरिक प्रयास और आंतरिक रूप से विस्थापित के लिए कार्य करती है। इसमें बताना है आपको कितना युग्म जो है सही सुमेलित है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट तो गलत दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है 2 युग्म सही हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 91। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं फास्ट जा रहा हूँ, बाकी जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, होम गार्ड के संदर्भ में, अब होम गार्ड का क्वेश्चन वगैरह तो कहीं देखने को पॉलिटी में मिलता नहीं है, बट यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, देखिए, होम गार्ड को होम गार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों अधीन जो है इसको सम उत्पादित किया गया। होम गार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए
पुलिस को सहायता करना होता है, ये तो बात सही है, पुलिस का सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय में घुसपैठ रोकने के लिए भी होमगार्ड के जो है बटालियन को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे सही है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन जो है इसको किया गया है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे सही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये होमगार्ड को केंद्र सरकार के नियम के अधीन जो है, होमगार्ड इज द रेज्ड अंडर द होमगार्ड एक्ट रूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको सही माना जाएगा, यहाँ पे सभी तीन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखें, भारत के संदर्भ में यहाँ पे विचार कीजिए, एक तरफ कृत्य है और कृत्य पे जिस अधिनियम के अधीन आता है, इसमें बताना है कि कितना युग्म आपको सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले देखिए, अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना के वर्दी को पहनना, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, किसी पुलिस अधिकारी या सैन्य अधिकारी को ड्यूटी को तैनात होने के दौरान जानबूझकर उसे गुमराह करने की अवस्था में हस्तक्षेप करना, अधिनियम 1872, बंदूक तोप गोली दागना जिससे अन्य लोगों को व्यक्तिगत सुरक्षा का जोखिम हो, ये कोई भी अनुसंधान वगैरह होता है तो बंदूक गोली वगैरह यूज करते हैं लोग, और इससे किसी को सुरक्षा को अगर हानि होता है तो इसके लिए आयुध अधिनियम 2019, ये तो सही है, ये भी सही है यहाँ पे। बाकी जो है यहाँ पे ये दूसरा जो है आपको गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे दो युग्म सही हो जाएगा आपका। ठीक है, दो युग्म। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 92, 93 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रमुख समाचार पत्रों में उल्लेखित होने वाले क्षेत्र हैं और समाचार में होने का कारण है, इसमें बताना है कि कितना आपको सही सुमेलित है। ठीक है, उत्तरी जो है कीवी और इटूरू अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध, ये तो नहीं है। ये नारगोन करवाक मोजाम्बिक उपलो में उपलो, और खिरसान और जपोरोजिया इजराइल और लेबनान के बीच, ये सारा ही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये 93 हो गया आपका। 94 देखते हैं हम लोग। ये कथन दो दिया गया है यहाँ पे, और बताना है इसमें से कौन सा आपको सही है, ये भी करंट अफेयर का ही है। इजराइल के कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हुआ है, तो ये तो सही है। अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता में इजराइल और अरब लीग के बीच समझौता हुआ था, ऐसा कुछ समझौता हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे केवल एक ही कथन सही है, एक सही है दो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, खेल पुरस्कार है उससे संबंधित, यहाँ भी बताना है कितना युग्म आपको सही से मिलता है, करेंट अफेयर का है ये। ठीक है, देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्ष की अवधि के दौरान सबसे शानदार प्रदर्शन के लिए, अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धि के लिए, द्रोणाचार्य उन प्रशिक्षित शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं, तो ये तो सही सुमेलित है, सीधे पता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी दिए गए योगदान की सराहना के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तो सही है। बाकी जो है आपको, अर्जुन किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए, मेजर खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन किसी खिलाड़ी को पिछले 4 वर्ष में अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। ये खिलाड़ियों को रिटायर होने के बाद भी खेल राष्ट्रीय पुरस्कार जो है दिया जाता है। यहाँ पे दो युग्म आपको सही माना जाएगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 96। ये 44वां जो शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में आपको बताना है, इसमें से कितना जो है आपको सही सुमेलित है, ये भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये पहली बार शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया था, कि शुभंकर तांबी के नाम से जाना जाता है। ओपन सेक्शन जीतने वाली टीम, अच्छा ये पहला स्टेटमेंट तो सही है कि शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया जाता है, दूसरा भी सही है, तांबी वाला। ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरी जो है मैरिज कप, और महिला के लिए जो है यहाँ पे जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल, ये उल्टा कर दिया है आपको, तो ये दोनों ही क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही युग में सही हो जाएगा। आगे देखें, ये 96 हो गया आपका। अब 90 हम लोग 7 देखते हैं। देखिए, समाचार में उल्लेखित संघर्ष है और जिसमें अवस्थित है, बताना है इसमें से कितना आपको युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, यही आपको बताना है। डोनबास जो है सीरिया में अवस्थित है, तो गलत हो गया। इकाचीन इथोपिया ये भी गलत है, ये यहाँ पे तीनों ही गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 हो गया। ठीक है, 98 देखते हैं। हाल ही के वर्षों में चाड, गिनी, माली, सूडान, इस सब के लिए किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किए हुए हैं, आखिर यहाँ पे क्या, अभी हाल फिलहाल में, ये भी करंट अफेयर का ही था।
ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह क्या हुआ है, तख्ता पलट हुआ है। इसके लिए चर्चा में है 99 देखते हैं आपका। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय उद्योगों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें उपयुक्त में कितने उद्योग बी कार्बनन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका में होने का अपेक्षा है इसमें। ये बताना, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो गया आपका। उर्वरक संयंत्र हो गया, तेल शोधन संयंत्र और इस्पात संयंत्र, तो ये सारा ही हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। आगे देखिए G20 के बारे में है। G20 समूह का मूल रूप से स्थापना इसका जो हुआ था, अभी G20 भारत में ही हो रहा है आपका, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत के लिए G20 की प्राथमिकता में से एक है, बिल्कुल एक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है सी हो जाएगा ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन फिनिश किए। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल जो है, कुछ क्वेश्चन इसमें बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा टफ आपके लिए बनाया गया है, कुछ इजी लेवल के भी क्वेश्चन है, जैसे लास्ट ही क्वेश्चन आपको दिखा था इजी लेवल का था, मॉडरेट वगैरह भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कट ऑफ के ऊपर हम जैसे लिखे हैं कि कट ऑफ के ऊपर, तो कट ऑफ देखेंगे आप तो 80 के आसपास जाना चाहिए, 80 प्लस माइनस जो है आप मान के चले 5। ठीक है, इसी के आसपास जो जाना चाहिए का अनुमान है। ठीक है, बाकी देखें इतना जो है क्वेश्चन इजी लेवल का नहीं था, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा आपको जाना नहीं चाहिए। बाकी दूसरा पेपर में अगर देखें सी सेट वगैरह के पेपर में, तो मैं सी सेट का पेपर तो अभी देखा हूँ जस्ट, तो उसका रिव्यू अभी जस्ट देता हूँ। बाकी सी सेट का पेपर आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो उसको हम सॉल्व कर देंगे, सी सेट का पेपर का, वहाँ पे थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह, रीजनिंग तो उसमें है नहीं, मैथमेटिक्स है, और बहुत सारा उसमें आपको पैराग्राफ वगैरह दिया गया है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसको डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, बाकी जो है इस पेपर को देखने के बाद कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए हम जो है नेक्स्ट जो है जब भी लेक्चर करेंगे तो उसके ऊपर जो है बात करेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। तो अब कैसे तैयारी करना होगा कि इस तरह का पेपर का अप्रोच जो है आप अपनाएं, कैसे अप्रोच अपनाएं कि जो है आप पेपर को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। सी सेट वगैरह के देखेंगे तो वही पेपर को हम लोग टफ बोल सकते हैं, ईजी पेपर नहीं है। ठीक है, टाइम टेकिंग पेपर है, बाकी बोलने के लिए कोई इजी बोल सकता है, और इस पेपर को भी मॉडरेट टू टफ बोला जा सकता है। क्यों, देखिए इजी क्वेश्चन जो है ऐसा कुछ नहीं है, बट कटअप जो है ज़्यादा यहाँ पे जाने वाला नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जैसे केवल एक केवल दो, यहाँ पे दो युग्म सही है, तीन युग्म, वहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। जैसे अभी मैं पेपर सॉल्व किया तो हो सकता है मेरे से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, ऐसे में जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कुछ मिस्टेक होने के चांसेज हैं, इसलिए कटअप आपका ज़्यादा जो है जाने का यहाँ पे चांस नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो सीसेट के ऊपर चर्चा करेंगे। जो भी ये पेपर एनालिसिस हुआ है, ये पेपर एनालिसिस का आपको एक फीडबैक, बहुत अच्छा फीडबैक आपको हम दे देंगे। अभी टाइम चूंकि ज़्यादा हो गया है लेक्चर का। ठीक है, बाकी लेक्चर को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना वो कम्युनिटी पोस्ट में जो डाला गया है उसमें ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। उसमें बस आपको टिक करना है कि आप कौन सा टेस्ट सीरीज चाहते हैं। जैसे यूपीएससी को कंटिन्यू चाहते हैं, यूपीएससी आर ओ या यूपीपीसीएस आर ओ या आर ओ का चाह रहे हैं, बीपीएससी 69 के लिए चाह रहे हैं, ईपीएफओ के लिए चाह रहे हैं, या कोई भी अन्य टेस्ट यदि आप चाह रहे हैं कि यूपी आपको पीएससी मेंस के लिए टेस्ट चाह रहे हैं, आपको ऑप्शन दिया गया है 4, तो उसमें आप टिक करेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।